डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग करेंगे वेलोसिटी सैचुरेशन। इससे पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर मैं लिखूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इक्वल होती है वी डी एन इज इक्वल टू म्यू एन इंटू ई। तो इसमें हमने देखा था कि ई इज़ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड म्यू एन इज़ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो इससे पहले हमने ये ज्यूम किया कि जो मोबिलिटी है ये जस्ट मटीरियल डिपेंडेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करते हैं तो उससे मोबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, मोबिलिटी की वैल्यू भी वो चेंज होती है। उसके लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास देखें कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, इज इक्वल टू हाफ एम वी थर्मल हाफ एम वी स्केयर काइनेटिक एनर्जी। इसमें वी जो है वो थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी ड्यू टू हीट की बात करें कि अगर रूम टेम्परेचर है, सपोज कर लें 300 केल्विन टेम्परेचर है, तो उस पे जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो जो इस थर्मल एनर्जी से मिलेगी वो इक्वल होगी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू 3/2 के टी। 3/2 के टी क्या, दिस इज थर्मल एनर्जी इन थ्री डायमेंशंस। मीन की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी। क्लियर? इसमें वी क्या है, वी इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थर्मल वेलोसिटी है, जस्ट जो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को हीट मिल रही है ना, उनकी वजह से जो उनकी रैंडम वेलोसिटी है, रैंडम वेलोसिटी वो क्या है, थर्मल वेलोसिटी। अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि के टी इज इक्वल टू 0.00259, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू ये होती है। तो अभी इसमें पुट करें तो ये हमारे पास बनती है थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू 0.03885 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं कि इसको जूल में कन्वर्ट करें और फिर यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करके, क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया हाफ एम वी थर्मल एनर्जी स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है 0.03885। अब ये करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको जस्ट आप इसको जूल में कन्वर्ट करें और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करके वहाँ से थर्मल वेलोसिटी निकालें, वी थर्मल। ठीक है, वी टी एच ये निकालें, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷, दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगी थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर के ऊपर, उसके ऊपर थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड। या फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन की बात करें, अगर हम सिलिकॉन में देखें तो उसके इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इक्वल होती है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ठीक है, और अगर हम अगर हम इसमें एक जनरल फील्ड ले लें, जो टिपिकल फील्ड है, जो नॉर्मल यूज़ होती है 75 वोल्ट पर सेकंड, ये फील्ड लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये ले लें। ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हम ये पुट कर लें 1350, तो ये दवाली पुट करें तो जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है दैट इज 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखें कि ये मीन के नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि 10⁻⁷ से बहुत कम है, दैट इज़ 1% है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब इस पर थर्मल एनर्जी को, इसकी इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी को इतना अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, मीन के देखें कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अगर हम कह रहे हैं कि म्यू एन अगर कांस्टेंट है तो इट शुड गिव अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ वी डी इज़ प्रोपोर्शनल टू ई। सो अगर हम इसको प्लॉट करें कि एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और वाई एक्सिस पे ये कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैरियर मीन इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है, दोनों को हम देखेंगे बारी बारी। तो देखें अगर सिलिकॉन के केस में देखें तो पहले इनिशियली क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये जो कॉन्टीन्यूस लाइन है ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शो कर रही है, और डॉटेड लाइन होल की, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड तीनों के लिए। तो अगर मैं सिलिकॉन में देखूं तो शुरू में क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट यहाँ तक ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करते हैं तो इस फील्ड तक ये इक्वेशन वैलिड है। सॉरी, हमारे पास ये मोबिलिटी क्या है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। तो जैसे हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, ठीक है, तो जैसे ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ा के 10 पावर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ा दें 30 किलो वोल्ट, ठीक है। नॉर्मली क्या 75 वोल्ट, तो 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाएं तो उस केस में ये जो सिलिकॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वेलोसिटी अबाउट 10 पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी, जो कि किसके थर्मल वेलोसिटी के इक्वल है। इसका मतलब कि आप इस पे क्या होगा कि जब इतनी वेलोसिटी हो जाएगी तो उस पर फिर आप, क्योंकि आप थर्मल एनर्जी के अकॉर्डिंग तो ये रैंडम वेलोसिटी हो जाएगी 10 पावर 7, तो इससे ज़्यादा फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि थर्मल एनर्जी उसको रैंडम कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को रैंडमली मूव कर रही है विद वेलोसिटी 10 पावर 7। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 10 पावर 7 को अप्रोच करेगी तो उससे फिर फर्दर वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी। इसको कहते हैं वेलोसिटी सैचुरेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट से आप आगे जाएं यहाँ पर, तो यहाँ देखें वेलोसिटी आप ये वेलोसिटी जो है वो कम रेट से इंक्रीज़ कर रही है और यहाँ पर जो है इसके बाद ये कांस्टेंट होगी है, ये ऑलमोस्ट कितनी 10 पावर 7 सिलिकॉन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम होल के लिए देखें तो होल के लिए ये ग्राफ आएगा ये कि इसमें भी शुरू में लीनियरली इंक्रीज़ होती है और उसके बाद ये भी सैचुरेट कर देती है, ठीक है। इस तरह से में जर्मेनियम की भी दी हुई हैं और गैलियम आर्सेनाइड की भी ये दी हुई हैं वैल्यूज़। अब गैलियम आर्सेनाइड में ये डिफरेंस है कि इसमें अगर आप देखें तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करते हैं तो शुरू में ये लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक इस फील्ड तक। उसके बाद क्या होता है कि आप फर्दर फील्ड बढ़ाने से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की और डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसको मैं रेड कलर से अगर मार्क कर दूँ तो ये डिक्रीज़ हो रही है, जहाँ ये जो ब्लैक कलर लाइन है इसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ। अब ये इसमें थोड़ा डिफरेंट हो गया ना कि आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सैचुरेट करने की बजाय वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि इसको हम ई के डायग्राम से समझते हैं। ये ई के डायग्राम है सिलिकॉन के लिए, ठीक है। इसमें ये क्या हो जाएगा, बैलेंस बैंड का मिनिमम और ये कंडक्शन बैंड मिनिमम, ये और ये क्या बैलेंस बैंड में मैक्सिमम। अच्छा, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये कहते हैं ये था इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एट कंडक्शन बैंड मिनिमम। उस पर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास आता है दैट इज़ 0.067, ठीक, 0.067 0.67 m naught इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इफेक्टिव मास है इस जगह पर, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ये जंप करके इधर आ जाएंगे, जो दूसरा मिनिमम है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे पास ई के डायग्राम होती है ना, ये तो हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन देखते हैं, अगर इसको आगे ले जाएं तो इसमें और मिनिमम मैक्सिमा आते हैं ऊपर नीचे कंडक्शन बैलेंस बैंड दोनों में। तो इसमें ये दूसरा मिनिमम है यहाँ पर जो ज़रा इससे ज़रा हाई एनर्जी लेवल पर है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएंगे इस अपर वैली में, ठीक है। इस लोअर वैली से जंप करके अपर वैली में आ जाएंगे और यहाँ पर जो अगर हम निकालें इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो इक्वल आता है
that is 0.05 m naught, ठीक है, which is greater than this value, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास है 0.06 है, मुझे 0.06 और ये 0.5, तो ये इफेक्टिव मैस ज़्यादा हो जाएगा, और इफेक्टिव मैस ज़्यादा हो जाए तो फिर मोबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ये हम ऑलरेडी इसका देख चुके हैं एक्सप्रेशन। तो इसलिए क्या होता है कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो इफेक्टिव मैस इंक्रीज़ हो जाएगा और मोबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और ये कब आएंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी। इसलिए यहाँ देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से आगे जा रही है, हाई हो रही है, तो उसमें फिर ये मोबिलिटी गैलियम आर्सेनाइड में ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो मोबिलिटी है वो भी कांस्टेंट एक टर्म नहीं है, बल्कि वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से के साथ वेरी करती है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे उससे मोबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा हमने देखा कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10⁻⁷ है, और वैसे अगर हम नॉर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें तो वो नॉर्मल रेंज में 10⁻⁵ में आती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी और 10⁻⁷ पे जब पहुंचेगी तो वो सैचुरेट कर देगी, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन वेलोसिटी। और जब ये सैचुरेट कर जाएगी तो करंट भी सैचुरेट कर जाएगा। मीन कि करंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते जाएँ, शुरू में करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, करंट भी बढ़ेगा, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सैचुरेट कर जाएगी, करंट भी सैचुरेट कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो अगर देखें हमारे पास एक, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अच्छा, अगर हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करें तो उससे क्या होगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो करंट भी इंक्रीज़ करेगा। तो लाइक दूसरा देखें कि ये करंट, ये वोल्टेज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इक्वल होती है E = V/T, ठीक है। जो डी जो भी सेमीकंडक्टर की साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के लिए हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस V इंक्रीज़ करेंगे। तो इधर वोल्टेज आ गया, इनके कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके क्रॉस ये वोल्टेज होगी और करंट, उसको हम देख रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से ये कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, तो ये करंट इंक्रीज़ होगा, जो कि आप यहाँ नज़र आ रहे हैं इसमें। तो शुरू में क्या होगा कि ये लीनियरली करंट इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलमोस्ट 10⁻⁷ की रेंज में जाएगी तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे सैचुरेट कर जाएगी, तो करंट भी सैचुरेट कर देगा। और फिर उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाएं, और से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है लेकिन करंट जो है वो नहीं इंक्रीज़ हो रहा, वो सैचुरेट हो गया क्योंकि वेलोसिटी सैचुरेट कर रही है। अच्छा, अगर हम फर्दर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एटम्स के साथ हिट करके उनके जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वो इतनी एनर्जी दे देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आना शुरू हो जाएंगे। और कंडक्शन बैंड में जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसके बाद फिर ये करंट एकदम शूट करेगा। ये इस फिनोमेना को कहते हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, लेकिन इसको यूजली मोस्टली रोका जाता है क्योंकि ये फिर उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को ये डैमेज कर देगा। अच्छा, अगर हम यही VI कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग देखें होल के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो होल के लिए हमारे पास ये कर्व बन रही है निचले वाली, क्योंकि होल की मोबिलिटी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन के लिए है वो ये ऊपर वाली कम है फॉर सेम मटेरियल सेम कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो जिस तरह ये डोपिंग की 10⁻⁵, अगर ये N टाइप है इसमें डोनर की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁵, और अगर P टाइप ले लें उसमें भी डोनर की कंसंट्रेशन कितनी है, एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁵। दोनों में कंसंट्रेशन एक जैसी है इलेक्ट्रॉन एंड होल की, लेकिन N टाइप में करंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें
इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होल। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरियर डिफ्यूजन। कैरियर डिफ्यूजन ये बेसिकली ये डिफ्यूजन का फिनोमेना है कि जिस तरह लिक्विड्स में डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, लिक्विड्स और गैसेस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, फ्लो करते हैं। इसी तरीके से सॉलिड्स में भी थोड़ा हमने मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं कि उसमें भी डिफ्यूजन का फिनोमेना होता है। इस तरीके से सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हमारे पास कैरियर्स, एक जगह कैरियर कंसनट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी जगह कम है, तो फिर वो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वो कैरियर्स मूव करेंगे। कैरियर मीन कि इलेक्ट्रॉन या होल, कि उस मटेरियल में एक जगह पर एक रीजन में इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मीन आपने वहाँ ज़्यादा डोपिंग की हुई है, और दूसरी जगह पर कम है, तो उससे हाई से लो की तरफ फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इस तरीके से अगर होल ज़्यादा है एक तरफ दूसरी तरफ, तो फिर होल भी मूव करेंगे हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या होल मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों पे चार्ज भी होता है, इसका मतलब है कि चार्ज मूव कर रहा है। जब चार्ज मूव कर रहा है तो फिर करंट होगी, और इस करंट को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट, क्योंकि ये कैरियर्स के डिफ्यूजन से ये करंट बनी है। ठीक है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन या होल मूव करते हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, इसलिए ये करंट जनरेट करते हैं, जिसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये एग्जांपल देख लें कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसको हमने यहाँ पर मेम्ब्रेन से इसको गैस को रोका हुआ है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और इस पोजीशन को x = 0 कह रही हैं। तो जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। अब इसमें अगर हम इसी तरीके से किसी मटेरियल में अगर हम देखें कि उसमें x = 0 हम ये सेंटर पॉइंट कह दें, इधर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें कंसनट्रेशन फिर अगर ये आगे फ्लो कर जाते हैं तो फिर कंसनट्रेशन, इसमें कोई भी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि उसमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कंसनट्रेशन जो है वो अगर लीनियरली इस तरह इंक्रीज़ हो रही है तो उससे फिर करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसकी वजह से जो करंट डेंसिटी होगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। ठीक है, या डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी भी हो सकती है और होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी भी हो सकती है। अब इसकी वजह से जो करंट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जो बन रही है वो किसकी इक्वल होगी? अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल लें तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ये प्रोपोर्शनल होगी चार्ज ग्रेडियंट के, कि जितना दोनों में चार्ज का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन या मूव करेंगे आगे। ठीक है, और वो चार्ज ग्रेडियंट क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं, = dE × dN/dx, E × dN/dx विच इज़ चार्ज ग्रेडियंट। चार्ज ग्रेडियंट क्या होगा कि अगर आप उस मटेरियल में कोई आप लें, दो पॉइंट्स लें कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँ तो यहाँ से यहाँ कितना चार्ज चेंज हुआ, मतलब इधर चार्ज ज़्यादा है इधर कम है, कितना चार्ज चेंज हुआ वो डिपेंड करता है कि इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है, विच इज़ वो मैं कह लूँ कि वो dN है। यहाँ से ला जितनी चार्ज डेंसिटी चेंज हुई कि इधर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और इस पॉइंट पे कम है, इनके हम इधर से इधर आ रहे हैं, इस पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इस पॉइंट पे कम है, तो चेंज इन चार्ज डेंसिटी कितनी है? dN। ये होगा कि जितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इसमें चेंज आई इनटू E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल चेंज इन चार्ज आ जाएगा जितना यहाँ से यहाँ चेंज हुआ। ओके, और इसको इस डेप्थ जो है dx इससे डिवाइड कर लें, मीन चेंज इन चार्ज पर यूनिट डेप्थ। ठीक है, या चेंज इन चार्ज डेंसिटी पर यूनिट डेप्थ, वो क्या कहलाएगा? चार्ज ग्रेडियंट JN। तो जो हमारे पास करंट डेंसिटी है, डिफ्यूजन करंट है, वो इस चार्ज ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, और अगर हम यहाँ इसको इक्वल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच इज़ dN, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कोफिशिएंट। इट इज़ सेम लाइक जो मटेरियल साइंस में हम करते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये उसी तरह ही है, और इसकी यूनिट क्या होगी? cm²/सेकेंड। क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन से हम डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं।
तो हम इसको आगे हम देखते हैं कि अगर इस तरीके से अगर होल है, तो होल्स की बात करें तो होल्स की डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ऑफ होल इज इक्वल टू ई डी पी बाई डी एक्स। इसमें ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ फॉर होल आ जाएगा, ठीक है, होल डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। तो इक्वेशन वही है, बस इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बजाय होल के पैरामीटर आ जाएंगे। तो अब इसे इसमें ग्राफ में देखेंगे, अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम देख रहे हैं वन डायमेंशन कि किसी मटेरियल में अगर आप एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करें तो उसमें कंसंट्रेशन इस तरह इंक्रीज कर रही है ये यहाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है कि मीन कि ये मटेरियल है और इसमें आप इधर मूव कर रहे हैं तो इधर कंसंट्रेशन कम है, जैसे जैसे आते हैं इधर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ती है। अगर ये इसका मतलब है कि हायर एक्स पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और लोअर एक्स पे कंसंट्रेशन कम होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, फ्रॉम हायर एक्स टू लोअर एक्स, मीन कि इलेक्ट्रॉन फ्लक्स इस तरफ होगा, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है एरो इस तरफ, ठीक है। और जबकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या होगी, वो राइट साइड पे, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो इस तरफ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यही देखेंगे, अगर होल कंसंट्रेशन का ग्राफ हम बनाएं कि इसी मटेरियल में एक्स के साथ अगर इधर होल कम है इधर होल ज़्यादा है, तो इसमें भी ये होगा कि हायर वैल्यू ऑफ एक्स पे होल्स के हैं, वो हायर वैल्यू ऑफ एक्स पे होल ज़्यादा है यहाँ, तो वो फिर होल किधर मूव करेंगे, टूवर्ड्स लोअर वैल्यू, मीन के टूवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। जैसे ये इलेक्ट्रॉन टूवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहे थे, तो होल भी किधर मूव करेंगे, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। और जो डिफ्यूजन करंट होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि होल पे पॉजिटिव चार्ज है और कन्वेंशनल करंट हम लेते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, तो वो ये भी इधर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब ये देखते हैं कि अगर यही कंसंट्रेशन का ये इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव था, अगर ये नेगेटिव ग्रेडियंट बन जाए इस तरह, ठीक है, मीन कि ये कंसंट्रेशन होगी, इधर एक्स हो गया, सेम वही ग्राफ है, सिर्फ कंसंट्रेशन जहाँ हम कहते हैं कि एक्स के साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की बजाय अगर डिक्रीज़ कर रही है ऐसे, तो अब क्या होगा कि अब लोअर एक्स पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इधर ज़्यादा होंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लक्स किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा, और करंट किस तरफ हो जाएगी, वो ऑपोजिट हो जाएगी इस तरफ। मीन के इस केस में इलेक्ट्रॉन जो फ्लक्स होगा वो टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, इसके ऑपोजिट हो जाएगी। होल में भी यही होगा कि होल्स में भी अगर ये इस तरह नेगेटिव हो जाए, एन एक्स, होल में भी अगर ये इस तरह कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में फिर डेफिनेटली होल किधर मूव करेंगे, ये हाई कंसंट्रेशन है, ये लो है, तो वो इस तरफ मूव करेंगे, और डिफ्यूजन करंट क्या होगी, इस तरफ, मीन के दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस होंगे, जबकि इस केस में क्या था, नेगेटिव एक्स एक्सिस था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो डिफ्यूजन की वजह से जो करंट होती है मटेरियल्स में, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, उसको डिफ्यूजन करंट डेंसिटी कहते हैं, वो हमने देखा कि किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम ओवरऑल देखें तो किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में टोटल करंट डेंसिटी क्या होगी। एक तो देखिए हमने पहले किया था कि कौन कौन से करंट थे सेमीकंडक्टर मटेरियल में, एक था इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी थी। तो एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी थी, और दूसरा हमने अभी क्या देखा, डिफ्यूजन करंट्स, ठीक है, ये डिफ्यूजन करंट ये वाला हो गया ये जो आज हमने किया, और इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट हमने पहले किया था, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ये जो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं उससे जो करंट फ्लो करता है, जे पी, वो हमने निकाला था किसकी इक्वल थी, जे पी इज इक्वल टू, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की देखें तो म्यू एन ई, मीन के अब ये क्या होगी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। अब ये कौन कौन सी थी, एक ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इसकी इक्वल थी, इस तरीके से ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ऑफ होल्स वो इसकी इक्वल थी। तो इट मीन्स कि अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो देखें तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ करंट आ जाती हैं, 4 टाइप्स ऑफ करंट्स आ जाती हैं। कौन कौन सी, एक ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, वो ये वाली होगी। फिर ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स, वो ये होगी, ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट।
वो ये होगी, फिर होल ड्रिफ्ट करंट वो ये होगी, ये जो हम पहले कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट भी होती है ये, और होल डिफ्यूजन करंट ये, ठीक है। तो ये टोटल कितनी करंट्स आ गई, 4 टाइप्स ऑफ करंट आ गई हमारे पास। तो ये सब मिल के जो टोटल करंट बनाएंगी वो क्या कहलाएगी, टोटल करंट डेंसिटी जे। ये टोटल करंट डेंसिटी जे वो इसकी इक्वल आ जाएगी। ये अब हम बात कर रहे हैं 1 डायमेंशन में, क्योंकि अभी हम देखें डी एन बाई डी एक्स, टी पी बाई डी एक्स, सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम देख रहे हैं ये ग्रेडियंट, चार्ज ग्रेडियंट। तो अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो उसमें एक्स वाई जी तीनों आ जाएंगे, तो उसको हम फिर ये कर सकते हैं कि डी एन बाई डी एक्स के बजाय डेल एन आ जाएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, और डी पी बाई डी एक्स के बजाय डेल पी आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की बजाय जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगी किसी भी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 डायमेंशन में देखें तो टोटल करंट डेंसिटी वो इसकी कहलाती है। मोस्टली जो होता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमें एक वक्त में किसी एक की करंट की ज़रूरत पड़ती है, कि या सिर्फ ड्रिफ्ट करंट की या सिर्फ फ्यूजन करंट डेंसिटी की। तो ये जो आज हमारा आज का टॉपिक था। तो इसमें हमने ये देखा कि वेलोसिटी सैचुरेशन क्या होता है, उसको हमने डिफरेंट मटेरियल्स में देखा। उसके फिर बाद हमने देखा कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के वोल्टेज बढ़ाने से करंट ये पहले इंक्रीज़ होती है, फिर वेलोसिटी सैचुरेशन, और फिर ये शार्पली एकदम सडनली राइज करती है, इसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। और फिर हमने देखा कि अगर सेम डोपिंग है एन टाइप और पी टाइप मटेरियल में डोनर एक्सेप्टर की, तो उससे एन टाइप में करंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू होल, बिकॉज की इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होल्स। उसके बाद फिर हमने डिफ्यूजन करंट देखा, ठीक है, और वहाँ से हमने डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकाली इलेक्ट्रॉन्स के लिए और होल्स के लिए, और फिर हमने देखा कि टोटल करंट डेंसिटी क्या होती है। थैंक यू।